Good morning, students. Today we will discuss a new chapter in history, chapter number 11, after independence. In this chapter, we will discuss about the princely states and integration of the princely state by the Sardar Vallabhbhai Patel, rehabilitation of the refugees after partition, solving the economic difficulties after partition, framing constitution under the guidance of the Dr. Bhimrao Ambedkar, planning for development, first planning commission 1950, and independent foreign policy is called non-alignment and India on the move after 70 years of independence. So let's start the chapter. Lord Louis Mountbatten, who had come to India as Viceroy in March 1950, worked out compromise after long discussion with the leader who Congress, the Muslim League, and the country who was freed but not united. लुइस माउंटबेटन जो कि भारत में आए थे मार्च 1947 में इंडिया के वायसरॉय बनकर, और उन्होंने काम किया वर्कआउट अ कॉम्प्रोमाइज आफ्टर बहुत लंबे डिस्कशन के बाद, जो इंडिया के कांग्रेस और मुस्लिम लीग के जो लीडर थे उनके साथ बहुत ही लंबा कॉम्प्रोमाइज़ डिस्कशन हुआ और बहुत लंबा उनके साथ डिस्कशन चला। उन्होंने द कंट्री वाज टू बी फ्रीड, उन्होंने कहा कि कंट्री जो है वो फ्रीड हो जाएगी लेकिन यूनाइटेड नहीं होगी। इंडिया वाज टू बी पार्टीशन, इंडिया के पार्टीशन होंगे, एंड अ न्यू स्टेट ऑफ पाकिस्तान वाज टू बी क्रिएटेड अलॉन्ग विथ फ्री इंडिया। यानी अगर भारत आज़ाद होगा तो भारत के साथ एक नया स्टेट जिसको कि पाकिस्तान कहा गया वो भी बनकर तैयार होगा। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 15 अगस्त 1947 में, तो उसके इट फेस्ड अ सीरीज ऑफ वेरी ग्रेट चैलेंजेस, यानी उसको बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। एक लंबी सी लाइन थी उसके पास चैलेंजेस को फेस करने के लिए, क्योंकि जब इंडिया का पार्टीशन हुआ तो उसका रिजल्ट ये निकला कि 8 मिलियन रिफ्यूजीज़ जो थे वो भारत में आ गए। कहाँ पर? जो नया पाकिस्तान बना था वहाँ से, यानी पाकिस्तान से इंडिया जो है 8 मिलियन पीपल्स इंडिया में आए, रिफ्यूजीज़ इंडिया में आए। दीज पीपल हैड टू बी फाउंड होम एंड जॉब्स। अब ये जो लोग पाकिस्तान से आए थे इनके लिए जॉब को ढूंढना बहुत ही ज़्यादा एक इंडिया के सामने चैलेंज था। देन देयर वाज अ प्रॉब्लम फॉर द प्रिंसली स्टेट, और इसके अलावा एक और प्रॉब्लम थी प्रिंसली स्टेट की। ऑलमोस्ट 500 ऑफ दैम ईच रूल्ड बाय महाराजा और नवाब। इनमें से लगभग अगर हम ये देखें कि 500 जो थे, यानी जो 500 ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिनके ऊपर रूल्ड था महाराजा या नवाब का, यानी नवाब या महाराजा उनके ऊपर शासन करते थे। ईच ऑफ वोम हैड टू परसुएडेड टू ज्वाइन न्यू नेशन, और हर एक जो है वो नया नेशन ही ज्वाइन करना चाहता था। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? द प्रॉब्लम ऑफ रिफ्यूजीज एंड द प्रिंसली स्टेट हैड टू बी एड्रेस्ड इमीडिएटली। उसको तुरंत ही एड्रेस किया गया, उसको तुरंत ही सॉल्व करना था। और एक बहुत लंबे टर्म के बाद नया नेशन हैड टू अडॉप्ट अ पॉलिटिकल सिस्टम, एक नए नेशन ने एक पॉलिटिकल सिस्टम को अडॉप्ट किया डेट वुड बेस्ट सर्व द होप एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल, ताकि जो अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सके हर एक की एक्सपेक्टेशन, लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी, जो उनकी आशाएं थी, उनके अनुसार वो काम कर सकें। एक नेक्स्ट प्रॉब्लम थी वो थी इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट, यानी ये जो प्रिंसली स्टेट थे इनका इंटीग्रेशन, इनको एक कैसे किया जाए। तो मेन टास्क जो था, द टास्क टू लीडर वाज टू कंसोलिडेट द कंट्री। देयर वर इन टोटल 562 प्रिंसली स्टेट इन इंडिया। भारत में 562 प्रिंसली स्टेट थे। और द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था 1947 में, उसने राइट दिया था प्रिंसली स्टेट को चूज टू आइदर टू बी इंडिपेंडेंट और टू ज्वाइन पाकिस्तान और इंडिया, यानी या तो वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं या फिर वो पाकिस्तान और इंडिया में से किसी भी एक को चूज कर सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उन्होंने अपील की स्टेट से टू द स्टेट एंड ट्राई टू कंसोलिडेट द नेशन, ताकि वो कंट्री को मजबूत कर सके। मजबूत करने के लिए कुछ स्टेट जो थे डिड नॉट अदर हिज टर्म्स, इन टर्म्स को नहीं
नहीं मान रहे थे, यानी कुछ स्टेट जो है उन्होंने इन टर्म्स को मानने से मना कर दिया था, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था टू बी द पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन, यानी वो भारत का इंडियन यूनियन का पार्ट नहीं बनेंगे। अब ऐसे कौन कौन से स्टेट थे, वो जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, ये तीनों स्टेट ऐसे थे जो कि भारत का पार्ट नहीं बनना चाहते थे। अब लेकिन ये भारत का पार्ट तो नहीं बनना चाहते थे, बट फिर भी आज ये इंडियन यूनियन में है। तो किस तरीके से है, सबसे पहले जो जूनागढ़ स्टेट था वो स्मॉल स्टेट था ऑन द कोस्ट ऑफ काठियावाड़, गुजरात में। नवाब, जूनागढ़ के जो नवाब थे वो पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन वहाँ की जो जनता थी, जो वहाँ के पीपल थे, वो इंडिया को ज्वाइन करना चाहते थे। तो नवाब तो पाकिस्तान चले गए, बट वहाँ के लोगों ने इंडिया को ज्वाइन करने के फेवर में वोट दिया। कश्मीर was ruled by the हिंदू रूलर महाराजा हरी सिंह। महाराजा हरी सिंह जो थे वो हिंदू रूलर थे और कश्मीर के ऊपर शासन करते थे, लेकिन कश्मीर में जो मेजॉरिटी थी वो मुस्लिम थी। महाराजा हरी सिंह जो थे वो कश्मीर के रूलर थे, उन्होंने डिले कर दिया एसेशन टू द इंडिया और पाकिस्तान, यानी भारत और पाकिस्तान दोनों को ही उन्होंने मना कर दिया। लेकिन जब यानी उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान दोनों में ही उन्होंने मना कर दिया, लेकिन जब कश्मीर पर पठान ट्राइब्स का, जो कि पाकिस्तान में रहती थी, उन्होंने अटैक किया, तो कश्मीर के रूलर ने अपील की कि इंडिया से टू एक्सीड टू इंडियन यूनियन, यानी उसको इंडियन यूनियन में मिला लिया जाए। तो दस द मोस्ट सीरियस एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम द प्रिंसली स्टेट, इस तरीके से बहुत सीरियस और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो प्रिंसली स्टेट की थी वो सॉल्व की गई बहुत ही समझदारी से और मास्टरफुल डिप्लोमा और सरदार पटेल की जो डिप्लोमेसी थी उसके द्वारा। हैदराबाद निजाम था हैदराबाद के, वो ये चाहते थे कि कंटिन्यू वो इंडिपेंडेंट रूलर बने रहें। देयर आर इंटरनल रिवोल्ट, लेकिन हैदराबाद में ही इंटरनली रिवोल्ट हो गया। इंडियन ट्रॉप्स हैदराबाद में गई और 1948 में निजाम ने को एग्री हो गए भारत में ज्वाइन होने के लिए। तो मीन्स 1948 में हैदराबाद जो है इंडिया का पार्ट बन गया। अब एक नई प्रॉब्लम जो थी वो थी रिहेबिलिटेशन ऑफ द रिफ्यूजीज़, यानी जो रिफ्यूजी पाकिस्तान से इंडिया आए थे उनको किस तरीके से रहने और उनको रहने के लिए घर दिया जाए या जॉब दी जाए, उनको कैसे ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जाए। जब इंडिया का पार्टीशन हुआ तो ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल इंसिडेंट था इंडियंस के लिए। ज़्यादातर लोग जो थे वो माइग्रेट हुए फ्रॉम बोथ साइड, मिलियंस ऑफ पीपल हैड माइग्रेट बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर, दोनों बॉर्डर से। कुछ लोग यहाँ से वहाँ गए, कुछ वहाँ से आए। पीपल हु माइग्रेट ड्यूरिंग पार्टीशन हैड टू लीव एवरीथिंग फॉर एवर टू स्टार्ट न्यू लाइफ इन एंड ऑल टुगेदर न्यू प्लेसेस। जो लोग माइग्रेट करके गए थे पार्टीशन के टाइम में, वो सब कुछ छोड़कर चले गए थे और उनको नई लाइफ जीने के लिए नया जगह पर सारी चीज़ें शुरू से हर चीज़ चाहिए थी। The rehabilitation of refugees who had come both from eastern and western Pakistan, rehabilitation जो refugees थे जो दोनों साइड से आए थे, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान से आए थे, वो बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम थी। लेकिन इंडिया ने उसको बहुत ही सक्सेसफुली टैकल किया, बहुत अच्छे से उसको संभाला। बहुत सारी जगह पर रिलीफ कैंप लगाए गए और ओपन टू गिव फूड, और सबको वहाँ पर रहने की जगह दी गई और खाने के लिए भोजन भी दिया गया हर एक व्यक्ति को जो वहाँ पर रहते थे। न्यू टाउनशिप एंड कॉलोनीज वर स्टार्टेड फॉर डिस्प्लेसमेंट, नई टाउनशिप और नई नई कॉलोनीज बनाई गई उन लोगों के रहने के लिए। गेनफुल एम्प्लॉयमेंट सर्विस उनको प्रोवाइड की गई। ट्रेडर्स वर प्रोवाइड टू लैक ऑफ द डिस्प्लेसमेंट पर्सन, स्टूडेंट को स्कॉलरशिप की गई, फी कंसेशन दिया गया। वर गिवन टू रिफ्यूजीज, जो रिफ्यूजीज थे उनको। दोज हु हैड लेफ्ट अर्बन इमोबल पॉवर्टी इन पाकिस्तान वर गिवन कॉम्पेंसेशन, यानी जो लोग अर्बन इमोबिलिटी थे, यानी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी अपनी पाकिस्तान में छोड़कर आ गए थे, उनको कॉम्पेंसेशन भी दिया गया। Through these measurements, the problem of rehabilitation which threatened to ruin the economy of the country, और इस तरीके से ये जो मेजर्स था, जो रिहेबिलेशन की प्रॉब्लम थी उसको, जो हमारी इकोनॉमी थी हमारी कंट्री में, उसको बहुत ही इकोनॉमी जो है उससे उस टाइम नष्ट हो चुकी थी, वाज ब्रॉटर अंडर कंट्रोल, उसको कंट्रोल में लाया गया 3 years टाइम, 3 साल के टाइम में ही। बहुत अनेक पहलुओं से जो ग्रेट
कॉमिटी थे, स्पीड थी इन प्रोसेस एंड रिफ्यूजीज वर टेकन केयर ग्रेट एक्सटेंट। बहुत सारे पहलुओं से को देखा गया और बहुत स्पीड से, बहुत ही प्रोसेस से, अच्छे तरीके से रिफ्यूजीज़ को भी यहाँ पर रहने के लिए जगह दी गई। नेक्स्ट है इकोनॉमिक जो डिफ़िकल्टीज़ थी उनको कैसे सॉल्व किया। जब इंडिया का पार्टीशन हुआ तो भारत की इकोनॉमी को बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ी। मोस्ट ऑफ द राइस एंड द वीट प्रोडक्शन एरिया वेंट टू पाकिस्तान। ज़्यादातर राइस और वीट प्रोड्यूसिंग जो एरियाज थे वो पाकिस्तान चले गए। इससे इंडिया में फूड शॉर्टेज हो गई। मैनी इंडियंस इंडस्ट्रीज ऑल्सो फेस्ड शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। बहुत सारे इंडियन इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल की शॉर्टेज को फेस करना पड़ा, जैसे कि जूट, कॉटन ग्रोइंग जो एरियाज थे वो भी अब पाकिस्तान में ही हैं। इरिगेशन फैसिलिटीज़ वर ऑलमोस्ट नॉट एक्सिस्टेंट। जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ थी वो भी बहुत ज़्यादा उसका भी ज़्यादा फैलाव नहीं हो सका, यानी वो भी पाकिस्तान में ही ज़्यादा अच्छी थी। गवर्नमेंट हैड टू फाइंड सॉल्यूशन टू ऑल दीज प्रॉब्लम। अब इन गवर्नमेंट को इन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना पड़ा, यानी गवर्नमेंट ने इन सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा। नेक्स्ट थी फार्मिंग और कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। अब क्योंकि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल चुकी थी और इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ बेसिक रूल एंड रेगुलेशन फॉर पीपल एंड गवर्नमेंट इन द कंट्री टू फॉलो। यानी ये एक बेसिक रूल्स और रेगुलेशन का सेट होता है जो लोगों के एक कंट्री में रहने वाले लोगों को और गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ता है। इन केस ऑफ नेशन के केस में एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो केवल गाइडलाइंस ही नहीं है कि किस तरीके से गवर्नमेंट चलेगी, यानी वो सिर्फ गाइडलाइन ही नहीं देता बट ये भी बताता है कि किस तरीके से ऑल्सो शोज पीपल एप्रिसिएशन, लोगों को एप्रिसिएशन के बारे में, अबाउट हाउ अ नेशन शुड बी, किस तरीके से लोगों को एप्रिसिएशन देना चाहिए एक, और कैसा हमारा नेशन जो है वो होना चाहिए। यानी सिर्फ ये हमें गाइडलाइन ही देता है, ये बाकी चीज़ें को भी बताता है। 15 अगस्त 1947 को इंडिया को आज़ादी मिली, तो उस टाइम पर बहुत बड़ी ज़रूरत थी कि नया कॉन्स्टिट्यूशन बना जाए ताकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अच्छे से चल सके। 1946 में अंडर द प्रेजिडेंटशिप ऑफ द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रेजिडेंटशिप में एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई विच हैड बीन वर्किंग, जिसने वर्क किया, अलाउड टू कंटिन्यू इट्स वर्क, लगातार अपने वर्क करती रही। चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। डेट इज़ वाई ही इज़ नाउन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसी वजह से उन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर भी कहा जाता है। इन दिसंबर 1946 में नेहरू ने डिक्लेयर कर दिया दैट इंडिया वाज अ sovereign democratic republic based on sovereignty with the people, guaranteed them social, economic and political justice, equality of opportunities। यानी एक सोवरेन कंट्री, इसको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक उन्होंने डिक्लेयर कर दिया जिसमें सभी को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस दिया गया, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दी गई, फ्रीडम टू एक्सप्रेस बिलीफ एंड फेथ, अपने फ्रीडम्स यानी आज़ादी दी गई अपने एक्सप्रेशंस को, अपने विश्वास को, अपने विचारों को व्यक्त करने की, सभी को बराबर अपॉर्चुनिटी दी गई। और 26 नवंबर 1949 को नया कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ, लेकिन वो 26 जनवरी 1950 में उसको लागू किया गया। मीन्स यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना है, कब तैयार हो गया? 26 नवंबर 1949 को, लेकिन उसको लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। When India was declared as sovereign democratic republic with राजेंद्र प्रसाद एज इट फर्स्ट प्रेजिडेंट, यानी जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे फर्स्ट प्रेजिडेंट थे तब इसको सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया। सम फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर गिवन फर्दर। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर्स हैं वो आगे दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है इक्वलिटी बिफोर द लॉ। इक्वलिटी और बिफोर द लॉ का क्या मतलब है कि कानून के सामने सभी लोग इक्वल हैं, सभी बराबर हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इक्वलिटी बिफोर द लॉ
कानून के सामने सभी बराबर है, ये गारंटी देता है कि जितने भी सिटीजन हैं रिगार्डलेस ऑन देयर कास्ट एंड रिलीजन एफिलेशन सभी कानून के सामने बराबर हैं। देयर वर सम इंडियन, यहाँ पर कुछ इंडियंस हैं, उनकी इच्छा थी कि पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ न्यू नेशन बी बेस्ड ऑन हिंदू आइडल्स, जो भारत का पॉलिटिकल सिस्टम है वो हिंदू आइडल्स पर बेस्ड हो, दैट इंडिया इटसेल्फ भी रन अ हिंदू स्टेट, और इस तरीके से इंडिया जो है वो हिंदू स्टेट बन जाएगा। दे पॉइंटेड टू एग्जाम्पल ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने पाकिस्तान का एग्जाम्पल दिया। अ कंट्री क्रिएट एक्सप्लिसिटी टू प्रोटेक्ट देयर फर्दर इंटरेस्ट पार्टिकुलरली रिलीजन कम्युनिटी मुस्लिम, यानी वो जो कंट्री है वो अपने खुद के मुस्लिम कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करती है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। लेकिन नेहरू जी जो कि उस टाइम पर पहले फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जो हमारा कंट्री है उसको इक्वलिटी के ऊपर बेस किया, जहाँ पर सभी लोग इक्वल हैं एंड लॉ अपील्स टू ऑल, सभी के लिए कानून बराबर है बिना किसी रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के। बिसाइड मुस्लिम इंडिया ऑल्सो हैड लार्ज पॉपुलेशन ऑफ सिख एंड क्रिश्चियन, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम भी हैं, मुस्लिम के साथ साथ सिख और क्रिश्चियन की भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, एज वेल एज मैनी पारसीज एंड जैन्स, और इसी के साथ यहाँ पर बहुत सारे पारसीज और जैन भी हैं। ये नया जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था इसमें इक्वल राइट्स दिए गए थे हिंदू के बराबर सभी को, सेम अपॉर्चुनिटीज थी व्हेन इट केम टू सीकिंग गवर्नमेंट जॉब इन गवर्नमेंट, जो यानी जो गवर्नमेंट जॉब में आएंगे या जो प्राइवेट सेक्टर में है सभी के लिए सेम राइट है, सभी के लिए कानून बराबर है। नेक्स्ट स्पेशल प्रिविलेजेस और डिसएडवांटेज, यानी जिन लोगों को उनका जो कि हमारे समाज में बहुत ही लोअर सेक्शन में थे, उनके जिनको कोई भी बेनिफिट नहीं था, उन लोगों के लिए कुछ विशेष अधिकार रखे गए। जैसे देयर वाज मैनी पीपल इन इंडिया, भारत में बहुत सारे लोग हैं जो कि ट्रेडिशनली ऑप्रेस्ड हैं अगेंस्ट बिकॉज द ओल्ड एज कास्ट सिस्टम, हमारा जो पुराना इंडिया का कास्ट सिस्टम था उसमें बहुत सारे लोगों को ट्रेडिशनली पारंपरिक तौर पर दबाया गया था, यानी वो पहले से उनको बहुत ही नीचे दिखाया गया था। ऐसे कौन से कास्ट हैं? ऐसे हैं शेड्यूल कास्ट जिनको अनटचेबल्स कहते हैं। अनटचेबल वाज मेजर, और अनटचेबिलिटी जो है वो बहुत ही बड़ा मेजर इशू है। हरिजन कहें या उनको हरिजन कहते हैं। H.J. खांडेकर आर्ग्यू, उन्होंने कहा वी वर सरप्राइज्ड फॉर 1000 ऑफ ईयर, हम हजारों सालों से आश्चर्यचकित हैं। यू एंगेज अस इन आवर सर्विस टू सर्व योर वॉन एंड सप्रेस टू सच अ एक्सटेंट दैट नाइदर आवर माइंड नॉर आवर बॉडीज एंड नॉर इवन आवर हार्ट्स वर्क नॉर आर एबल टू मार्च फॉरवर्ड। यानी जो H.J. खांडेकर थे, उन्होंने ये कहा कि हम हजारों सालों से दबे हुए हैं और हम हजारों सालों से ही आपकी सेवा में लगे हुए हैं, और मतलब लगे रहेंगे, और हम ही दबे हुए हैं, ना तो हमारी बॉडी, ना हमारा माइंड और ना हमारा हार्ट वर्क करता है, सिर्फ हम आपके लिए काम करते रहते हैं, यानी और ना ही और हम एबल हैं किसी आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। यानी हम हर तरीके से आपकी ही सेवा में लगे हुए हैं, हमारी बॉडी, हमारा वर्क कुछ नहीं है, हम आगे नहीं बढ़ सकते, सिर्फ हम दबे हुए हैं। स्पीच ऑफ शो द पेटिबल कंडीशन विद पीपल ऑफ लोअर कास्ट सफर्ड सिंस एज, यानी ये जो स्पीच है ये हमें ये बताती है कि लोअर कास्ट की कितनी दयनीय स्थिति थी, कितनी दुखी वाली स्थिति थी बहुत ही पुराने टाइम से। टू इम्प्रूव देयर लॉट, उनको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी। इट वाज बिलीव्ड, ये विश्वास था दैट दे नीडेड स्पेशल अटेंशन, यानी उनको स्पेशल अटेंशन की तरफ ध्यान दिया जाए। सिमिलरली ट्राइबल्स हैड ऑल्सो सफर्ड ऑपरेशन, इसी तरीके से ट्राइबल्स भी बहुत सफ़र्ड कर रहे थे एंड वन अमोंग वीकेंड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और वो दोनों भी वो भी सोसाइटी के वीक सेक्शन थे। तो इसी वजह से हमारे कुछ प्रोविज़न, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविज़न रखे गए। अ प्रोविज़न फॉर रिजर्वेशन इन लेजिस्लेचर एंड द गवर्नमेंट जॉब में और लेजिस्लेचर में कुछ रिजर्वेशन रखा गया शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। और ये क्या था, एंड दे कुड गेट अपॉर्चुनिटी टू कम इनटू द मेन स्ट्रीम, ताकि वो मेन स्ट्रीम में आ सके और स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल सके।
एंड कुड इम्प्रूव देयर लॉट, और अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सके। नेक्स्ट है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचेस। ये एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है जो रेवोल्यूशनरी फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचेस। इसमें क्या है, ये राइट देता है टू वोट ऑल अडल्ट सिटीजन, जितने भी अडल्ट सिटीजन हैं जिनकी एज 18 ईयर से ऊपर है उनको वोट देने का अधिकार देता है, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, यानी बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के, कलर, सेक्स, क्रीड एक्सेट्रा, इस तरीके की डिस्क्रिमिनेशन के, जैसा कि यूके या यूएसए में होता है। इवन वुमेन हैड टू फाइट फॉर लॉन्ग टू गेट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचेस, यानी अगर हम ये देखें कि यूके या यूएसए में जो वुमेन्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अपने एडल्ट फ्रेंचेस वोट देने का जो राइट है उसके लिए बहुत लंबे समय तक फ़ाइट की। 3 लिस्ट, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है पॉपुलेशन वाइज, तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पर पीपल ने फेवर किया स्ट्रॉन्ग, कुछ लोगों ने फेवर किया कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सो डैट डाइवर्स कंट्री लाइक, ताकि हमारी जो डाइवर्स कंट्री हैं उसको अच्छे से चला सकें, सो डैट अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया कुड बी हेल्ड टुगेदर, इसमें जितनी डाइवर्सिटी है वो सब इकट्ठे से एक साथ होकर रह सकें, एंड कुड बी टेकन पार्ट सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस, और सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो सके। देयर वर मैनी अदर हु बिलीव्ड, और कुछ और भी ऐसे थे जिनका विश्वास था कि जो प्रोविंस है कि प्रोविंस जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होनी चाहिए, सो डैट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट कुड फोकस ऑन इट्स डेवलपमेंट, ताकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो इस जो डेवलपमेंट की ओर ध्यान दे सके। आफ्टर मैनी राउंड, बहुत सारे राउंड के बाद डेलिब्रेशन एक प्रॉपर बैलेंस रखा गया सेंट्रल और स्टेट पावर के बीच में। क्या था, 3 लिस्ट जो है वो बनाई गई। 3 लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट वर मेड विच आर द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। कौन कौन सी थी है, यूनियन लिस्ट जिसमें कि वो सारे सब्जेक्ट थे जो जिन पर सभी यानी यूनियन जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो फैसले ले सकती है, जैसे कि टैक्स या फिर फॉरेन अफेयर्स या डिफेंस से रिलेटेड जितने भी फैसले होते हैं। स्टेट लिस्ट, इसमें वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ स्टेट गवर्नमेंट की होती हैं, और जैसे हेल्थ, एजुकेशन, वो सभी स्टेट लिस्ट में आते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में कंटेन दोज विच कैन नॉट बी सेग्रेशन इनटू बेटर आइड कॉम्प्लीमेंट, यानी जो हमारे यूनियन या स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट उनसे बच गए हैं वो सारे कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर, इन विच सेंट्रल एंड स्टेट वुड हैव जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इनमें कुछ ऐसे हैं यानी इन पर स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों जॉइंटली फैसले ले सकती हैं, और ये सारे यानी वो सारे सब्जेक्ट जिन पर सेंट्रल और स्टेट दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दोनों मिलकर फैसले ले सकते हैं, वो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। नेक्स्ट आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज वाज अनदर इम्पोर्टेंट एंड सेंसिटिव इशू। दूसरा इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव इशू है, बहुत सारे लीडर्स का ये विश्वास था कि हिंदी जो है वो नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए, ताकि नेशनल हुड जो है उसको प्रमोट किया जा सके, नेशनल हुड के आइडिया को प्रमोट किया जा सके। उन्होंने सोचा कि दैट सिंस इंग्लिश वाज रिमेन्ड ऑफ द कॉलोनियल रूल एंड शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम इंडिया इट ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम, यानी इंग्लिश जो है वो ब्रिटिश की लैंग्वेज थी और कॉलोनियल रूल के टाइम पे लैंग्वेज थी, और ये भारत से रिमूव्ड होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ये ख़राब है। इट वॉज व्यूड एज इम्पोजिशन द नॉर्थ इंडियन perspective or other part of the India. Many states even threatened the separate from India if Hindi was imposed on them. It was decided to make Hindi, ये डिसाइड किया गया कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए और इंग्लिश को कोर्ट या सर्विस की लैंग्वेज बनाया जाए, या फिर कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट स्टेट। क्योंकि ज़्यादातर नॉर्थ ऑफ इंडिया में हिंदी बोली जाती थी, लेकिन बहुत सारे स्टेट ऐसे थे जहाँ पर हिंदी के अलावा दूसरी भी लैंग्वेज बोली जाती थी, हिंदी से अलग। इम्पोर्टेंट लैंग्वेज फ्रॉम डिफरेंट स्टेट वर गिवन।
द स्टेटस ऑफ शेड्यूल्ड लैंग्वेज इन कॉन्स्टिट्यूशन, और जो इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्ड लैंग्वेज में, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ और भी इम्पोर्टेंट लैंग्वेज दी गई है। सेकुलरिज्म क्या होता है? इंडिपेंडेंस के बाद जब पाकिस्तान एक नया इस्लामिक स्टेट बन गया था तो बहुत सारे लीडर्स ने ये कहा कि इंडिया को भी हिंदू स्टेट बना दिया जाए, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी इससे के विचार जो थे वो इससे अलग थे। दे वर द ओपिनियन, उनके क्या ओपिनियन था कि इंडिया वाज अ कंट्री ऑफ फॉलोअर्स ऑफ मैनी रिलीजन्स, यानी भारत एक ऐसी कंट्री है जहाँ बहुत सारे धर्म को मानने वाले लोग हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार इंडिया को सेकुलर स्टेट बनाया गया। सेकुलर स्टेट में क्या होता है कि कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता, सभी धर्म इक्वल होते हैं। गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती लोगों के रिलीजियस मैटर में। रिलीजन इज़ अ पार्ट ऑफ पर्सनल लाइफ, क्योंकि रिलीजन लोगों की पर्सनल लाइफ का पार्ट है, और इट शुड बी रिस्पेक्टेड एज मैटर ऑफ पर्सनल फेथ। और जैसे हम अपने पर्सनल विचारों को रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसे ही रिलीजन का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है रिलीजन्स में जब देयर इज थ्रेटन टू सिक्योरिटी एंड यूनिटी ऑफ द नेशन, जब हमारी वो सिक्योरिटी या हमारी यूनिटी, नेशन की यूनिटी के लिए क्या हो, नुकसानदायक हो, उसको खतरा पहुंचा सकें।